Hey everyone, welcome to Tathastu ICS. I hope you all are doing good. कुरुक्षेत्र मैगजीन मे एडिशन का फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं जिसमें हमने 4 चैप्टर्स को कवर किया था। बाकी बचे हुए 4 चैप्टर्स हम इस सेशन में कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अभी बिना टाइम वेस्ट किए। जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे थे वो रूरल क्राफ्ट था शुरू से। और ये जो चैप्टर नंबर 5 है ये भी ये बात कर रहा है कि किस तरीके से रूरल क्राफ्ट हमारे लाइवलीहुड को इफेक्ट कर सकता है एक बेटर तरीके से। जस्ट कॉन्टेक्स्ट के लिए, रेफरेंस के लिए, अगर किसी ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो रूरल क्राफ्ट बेसिकली है क्या। क्राफ्ट मीन्स एन ऑक्यूपेशन और अ ट्रेड और एक्टिविटी रिक्वायरिंग मैनुअल डेक्सटेरिटी और आर्टिस्टिक स्किल्स। ठीक, जो कई 100 सालों से, हजारों सालों से, लास्ट क्लास में भी मैंने बात की थी कि इंडिया या पूरी दुनिया जो मॉडर्नाइज हुई है वो पिछले 70, 75, 80 या ज़्यादा से ज़्यादा 100 सालों में मॉडर्नाइज हुई है। पर जो हम भारत के इतिहास की बात करते हैं कि वो 4000 साल, 5000 साल पुराना है, तो जब वो इतना पुराना है तो उसका जो क्राफ्ट है, जिस जो उसका सर्वाइवल है, जो उसका इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन रहा है, जो उसके सोसाइटियल एक्सचेंजेस की चीज़ें रही हैं, वो भी इतनी पुरानी हैं। और वो उसमें हमारे ये क्राफ्ट्स आते हैं जिनके बेसिस पे इंडिया ने और पूरी दुनिया ने भी इतने सालों तक सरवाइव किया और उसी के ऊपर चीज़ें बनाई। तो ये पूरी जो बात हो रही है इस मैगजीन में वो यही हो रही है कि किस तरीके से आज के टाइम में जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है तो बात ये हो रही है कि कैसे स्किल्स जो हैं, ब्रॉडली ये बात हो रही थी कि अब पुरानी डिग्रीज की बजाय अब स्किल्स को एक्वायर किया जाए। बट एआईज एंड चैट जीपीटीज और ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आ जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये स्किल्स वाली जॉब भी खतरे में है, या ये जो डेस्क जॉब है ये भी खतरे में है। तो इसमें जो सारी चीज़ें अगर देखा जाए कि ये एक आसान तरीका क्या है इकोनॉमिक लाइवलीहुड को सिक्योर करने का, तो वो ये है कि अपनी जो ट्रेडिशंस है उसकी तरफ एक बार मुड़ के देखा जाए कि क्या हाँ वहाँ पे कितना स्कोप है। जो कई 100 सालों से वो जो दक्षता है लोगों के अंदर, वो जो क्वालिटी है, वो जो स्किल्स डेवलप हुई हैं, जो जनरेशन से पास ऑन होती रही है, तो उस पर कितना फोकस किया जा सकता है जिससे कि उसे इकोनॉमिक लाइवलीहुड की तरह भी देखा जा सके। ठीक, सो द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ हैंडलूम वीविंग, इसमें हैंडलूम की बात की गई है। हैंडलूम वीविंग वाज ऑब्जर्व फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऋग्वेद, रामायण। और ये सारी बातें हेरोडोटस और कौटिल्य ने भी अपने अपने जो काम है उनमें दिखाया है। लास्ट क्लास में भी हमने बात की थी कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान जो क्राफ्ट था, चाहे वो जो क्ले की पोइट्री थी या जो बुल्स बनाए जाते थे, या जिस तरीके से और भी बहुत सारे सील्स है, ये सारी चीज़ें बनती थी। वैदिक टाइम पे कैसे जो आजकल एम्ब्रॉयडरीज आ रही हैं बहुत ज़्यादा चलती हैं, तो वो वैदिक टाइम से चली आ रही है। तो ये क्राफ्ट, ये एम्ब्रॉयडरी करना भी एक क्राफ्ट ही है, या डाई साड़ी जो है तो उस टाइम से चली आ रही थी। इसीलिए एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया ने अपने एक पेपर में लिखा है कि ये जो आर्ट और क्राफ्ट है इंडिया का, इट कॉन्स्टिट्यूट्स इंडियाज क्रिएटिव इकोनॉमी, ये इंडिया की क्रिएटिव इकोनॉमी है। In Indian terminology, handicrafts are referred as हस्तशिल्प, दस्तकारी, कारीगरी एंड हस्तकला। ठीक, तो इन वर्ड्स को आप देख लो, ये जो वर्ड्स एंशियंट इंडिया, मिडिवल इंडिया में आते हैं, तो उस एस्पेक्ट से भी ये वाली मैगजीन इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें बहुत सारे आपको टर्म्स, कीवर्ड्स ऐसे मिलेंगे जो आपको लगेगा, अगर आपके प्रीलिम्स में कई बार डायरेक्टली उठा के पूछे जा सकते हैं आपसे, तो लगेगा कि ये बुक्स में तो मैंने पढ़ा नहीं है, तो बट ये एंशियंट मिडिवल के टर्म्स कहाँ से आ रहे हैं, वो इन मैगजीन से आ रहे होते हैं। ठीक, अकॉर्डिंग टू इंपॉर्टेंस ऑफ क्राफ्ट, क्या क्राफ्ट की इंपॉर्टेंस है, ऑफिशियल एस्टिमेट्स के हिसाब से इंडिया में लगभग 70 लाख के आसपास आर्टिसंस हैं जो कि रूरल इकोनॉमी का बैकबोन बनाते हैं, इंडिया के रिच कल्चर को, रिच ट्रेडिशन को प्रिजर्व करते हैं। तो इकोनॉमिक एंगल से इंपॉर्टेंट है, सोशल एंगल से इंपॉर्टेंट है ये। एंड हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया रीच्ड 3.5 बिलियन इन 2019 एंड 20। 3.5 बिलियन मतलब लगभग लगभग 28 से 30 हजार करोड़। और ये तब है जब इसमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस या बहुत ज़्यादा एक्विंटेंस इसके साथ नहीं है, या इसे बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से पुश नहीं मिला है जो मिलना चाहिए। इसीलिए 2023 के यूनियन बजट में निर्मला सीतारमन जी ने, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी ने, यूनिटी मॉल्स और क्राफ्ट विलेजेस की बात की थी कि इन चीज़ों को स्टेट के अंदर प्रमोट किया जाएगा। यूनिटी मॉल्स क्या है? यूनिटी मॉल्स ब्रॉडली ओडीओपी पे काम करते हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पे, जहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक मॉल, मतलब एक जगह पूरी बनाई जाएगी, एक जगह असाइन की जाएगी जहाँ पे उस जगह के इंपॉर्टेंट क्राफ्ट्समैन एक साथ आ सकते हैं। उसी तरीके से क्राफ्ट विलेज भी होता है कि यहाँ पे सारे जो मतलब एक हब बनाने की जो बात होती है, जो कई बार लोग बोलते हैं कि बैंगलोर में इतना ज़्यादा ट्रैफिक होने के बाद भी
वो लोग जो स्टार्टअप्स चलाते हैं या वो लोग जो बिजनेस चलाते हैं वहीं क्यों जाते हैं, या वहाँ पे जो पोल्यूशन है उसके बाद भी क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ एक हब प्रोवाइड करता है, एक इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है। तो ब्रॉडली यूनिटी मॉल्स एंड क्राफ्ट विलेजेस का भी काम यही है कि वो एक इकोसिस्टम को प्रोवाइड करे। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर है फॉस्टरिंग रूरल क्राफ्ट थ्रू वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। वही ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को थोड़ा डिटेल से समझते हैं। इट्स अ वेलकम इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू फॉस्टर इंक्लूसिव डेवलपमेंट बाय एक्सप्लॉइटिंग द एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ द लोकल इकोनॉमी। कि लोकल इकोनॉमी जो हम चीजें डेवलप करते हैं, जो हमारे स्किल्स हैं, इसको किस तरीके से हम एक्सपोर्ट करके दूसरे देशों में या इंट्रा एक्सपोर्ट करके कि कंट्री में भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एक्सपोर्ट करके किस तरीके से ज्यादा चीजें बेहतर की जा सकती हैं, इकोनॉमिक रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। ओवन ODOP इनिशिएटिव, ये कॉन्सेप्ट ब्रॉडली लास्ट टाइम मैंने बोला था चाइना में भी ऐसा होता है, लेकिन चाइना ने भी ये कॉन्सेप्ट यहाँ जापान से लिया था। वन विलेज वन प्रोडक्ट का ये कॉन्सेप्ट है कि एक विलेज एक प्रोडक्ट में महारत हासिल करेगा, और उसमें ये होगा कि ये जगह जो है ये इसी चीज के लिए फेमस है, यहाँ पे इस तरह का इकोसिस्टम है, यहाँ पे इस तरीके के बहुत सारे काबिल लोग मिल जाएंगे। ठीक है, the primary objective is to create a sustainable environment for art and craft products. The sole aim was to create and revive the lost innovative products and processes to safeguard the traditional knowledge. इसका काम सिर्फ इकोनॉमी, ये ODOP का काम सिर्फ इकोनॉमी को बढ़ाना नहीं, इकोनॉमी को बूस्ट करना नहीं, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना ही नहीं है, बल्कि जो हमारी हजारों साल पुरानी परंपरा है उसको भी संजो के रखना, उसको भी ठीक तरीके से बचा के रखने के लिए है। जो पहला स्टेट प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो पहला स्टेट है वो है उत्तर प्रदेश, जहां पे इस स्कीम को ODOP को इम्प्लीमेंट किया गया था 2018 में, और इसका सक्सेस देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर इसे अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में आगे बढ़ाया। इट इंक्लूड्स एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। इस चीज का आप लोग बहुत खास तौर पे ध्यान रखिएगा कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भी इसमें आते हैं क्राफ्ट्समैनशिप में। फूड ग्रेन्स, फूड स्टफ्स, हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स एंड अदर एसेंशियल्स। अगर कोई कोई ऐसी चीज है जो उगाई जाती है किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, तो वो उनका क्राफ्ट है, तो उस चीज को भी प्रमोट किया जाएगा। तो ये किसी एक अच्छाई ये है ODOP की, किसी सिर्फ मटका बनाने या कोई कढ़ाई बुनाई या इस तक सीमित नहीं रखा गया है। कोई भी चीज जिसके लिए वो डिस्ट्रिक्ट फेमस हो सके या जिसके लिए वो डिस्ट्रिक्ट महारत हासिल कर सके, जो दूसरों से अलग बना सके उसे, तो उस चीज को आगे बढ़ाने के लिए इसे प्रमोट किया गया है। इट विल ट्रांसफॉर्म लोकल ट्रेडिशन स्किल्स इनटू प्रॉफिट मेकिंग वेंचर्स। जो वही है ना कि एक एस जयशंकर जी का एक काफी रील वायरल है कि जिसमें, हालांकि ये चीज बहुत पुरानी भी है, लोग कहते भी रहते हैं और उन्होंने भी कही है कि अगर आप अपने पैशन को, अपने इंटरेस्ट को अपना करियर बनाना चाह रहे हो और अगर आप बनाते हो तो बहुत ज्यादा सक्सेस मिलने की बहुत ज्यादा चांस है। तो उसी तरीके से जो आपके स्किल्स हैं, जो आपके लोकल, जो आपकी खून में रचा बसा है, जो आपका पूरा परिवार पुराने कई पीढ़ियों से करता आ रहा है, अगर आपके अंदर वो रचा बसा है और उसे आप प्रॉफिट मेकिंग वेंचर बना पाओ, उसका एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट लगा पाओ उसके आसपास, तो उससे आपको काफी फायदा हो सकता है, कंट्री को काफी, सोसाइटी को काफी फायदा हो सकता है। दिस इनिशिएटिव विल हेल्प इन रीचिंग बायर्स आउटसाइड इंडिया। वही एक्सपोर्ट की बात। द ODOP scheme has recently been merged with the districts as export hub DE initiative of the Directorate General of Foreign Trade DGFT डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है। इसके साथ इसको अभी मर्ज कर दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब। ठीक, प्राइमरी गोल क्या है ODOP के, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के प्राइमरी गोल्स क्या हैं? पहला है प्रमोशन, टू प्रमोट एंड प्रोड्यूस इंडिजिनस आर्ट एंड क्राफ्ट। वही कि लोग इन चीजों को छोड़ के, ये जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं, उसकी वजह से जो दुनिया भर की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जो फ्लड प्लेन्स हैं रिवर्स के आसपास, वो वहां पे कंकर्डाइजेशन हो रहा है, उसके चक्कर में अर्बनाइजेशन जो है वो ठीक तरीके से हो नहीं पा रहा है, फ्लडिंग हो रही है, ये सारी दिक्कतें तो हैं ही। और जब ये शहरों में दिक्कतें जा रही हैं, लोग जा रहे हैं और वो बर्डन पड़ रहा है, तो पीछे ही जो कई समय पुरानी जो परंपरा है वो भी छूटी जा रही है। तो उसी को प्रमोट करने के लिए, उस आर्ट एंड क्राफ्ट को प्रमोट करने के लिए, उसे बचा के रखने के लिए जरूरी है, टू ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रिजर्व रखने के लिए। टू सपोर्ट आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन, जो लोग ये काम करते हैं उनको अच्छी इकोनॉमी, अच्छा पैसा, उनका सामान, उनकी चीजें एक्सपोर्ट हो, बाहर की जगहों पे जाएं, जिससे कि उनका रेवेन्यू जनरेशन अच्छा हो, तो उन्हें सपोर्ट मिले, वो इस काम को बरकरार रखें। टू सपोर्ट द लाइवलीहुड एंड एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ द रूरल कम्युनिटी, टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स थ्रू वोकल फॉर लोकल की बहुत ज्यादा बात हो रही है। और अगर ये
हम इन चीज़ों का एक्सपोर्ट होगा तो हमारी लोकल चीज़ दुनिया भर में जाएगी। तो वोकल फॉर लोकल सॉरी, टू अटेन अ बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, एक बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट हो कि जो हर जगह की जैसे जैसे खासियत होती जाएगी, वो जिस जिस चीज़ में महारत हासिल करता जाएगा और वो जगह अपने आप प्रमोट होती जाएगी। ये कुछ लिस्ट है आपके सामने, आपके बोर्ड पे पीपीटी भी आपको मिल जाएगी, बट लिस्ट ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स एंड प्लेसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो ब्रॉडली ये है कि जरी किन किन स्टेट्स में मिलता है। यहाँ पे ब्रॉडली अगर आप मैगजीन भी उठा के देखोगे, वरना इसमें भी कि सिटी डिस्ट्रिक्ट स्टेट लिखा हुआ है जैसे जरी, तो इवेंचुअली ये जयपुर, यूपी और हरियाणा और ऐसी ऐसी जगहों पे मिलेगा। या कारपेट वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। रग्स एंड दरीज कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये पूरा चीज आपके सामने है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसके एक एक चीज बताने में काफी टाइम बीत जाएगा। अब पर ओडीओपी को भी ये है बहुत अच्छी चीज, अगर हमें क्राफ्ट को आगे लेके जाना है तो उसके उस आइडिया के हिसाब से भी अच्छा है, पर इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें एड्रेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इसके साथ जो चैलेंजेस हैं वो है पुअर इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स। ठीक, इसके साथ है लैक ऑफ फंड्स, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट के पास उतना फंड नहीं है। हर डिस्ट्रिक्ट, कोई बिहार का डिस्ट्रिक्ट है और कोई कर्नाटका या गुजरात का डिस्ट्रिक्ट है, तो उन दोनों के फंड्स में जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस होंगे। इनएडिक्वेट टेक्नोलॉजी पेनिट्रेशन। ठीक, बेंगलोर के आसपास के गांव में टेक्नोलॉजी का पेनिट्रेशन या उसकी रीच ज़्यादा बेहतर होगी कंपैरेटिवली छपरा के या उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट में। इनइफेक्टिव बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस, बैकवर्ड फॉरवर्ड, क्योंकि कोई भी काम उसके बैक एंड में कुछ हो रहा होता है, उसके फ्रंट एंड में कुछ हो रहा होता है, तो वो लिंकेजेस बैठा पाने की भी दिक्कतें हैं। सो ओडीओपी स्कीम है सिग्निफिकेंटली बूस्टेड कॉन्फिडेंस ऑफ आर्टिसंस, कि हमें तवज्जो दी जा रही है, हमें पर्टिकुलर स्पेस दिया जा रहा है, टाइम दिया जा रहा है। Craftsmen and rural entrepreneurs and their holistic approach to life, self-resilience and socio-economic empowerment, thereby making India a more robust economy। और जो आत्मनिर्भर भारत की बात होती है, जो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बात होती है, उस चीज को भी ये काफी ज्यादा प्रमोट करेगा। ठीक, नेक्स्ट इज ट्रेडिशनल बेल मेटल इंडस्ट्री ऑफ आसाम। हमने लास्ट जो कुरुक्षेत्र की इसी मैगजीन का जो फर्स्ट पार्ट किया था, उसमें हमने जेएनके की कारपेट इंडस्ट्री की, जेएनके की वो जो शॉल इंडस्ट्री है और इसकी बात की गई थी। उसी तरीके से जो ओडीओपी की बात हो रही है, तो वो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि अभी भी कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो अपनी स्पेसिफिक चीज़ों को, अपने स्पेसिफिक क्राफ्ट के लिए मशहूर हैं। जैसे असम का एक है सरथेबारी रीजन, जो लगभग गुवाहाटी से 75 किलोमीटर की दूरी पे है। छोटा सा टाउन है बट बहुत ज़्यादा फेमस है। तो सरथेबारी हैज बीन द सेंटर ऑफ असम सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशनल बेल मेटल क्राफ्ट इंडस्ट्री सिंस किंग कुमार भास्कर वर्मन एज। किंग कुमार भास्कर वर्मन कौन थे? ये प्रिंस कुमार नाम हुआ करता था इनका, लेकिन जब किंग बने तो ये नाम पड़ा भास्कर वर्मन। 7th सेंचुरी एडी के हैं ये, तो मिडिवल इंडिया के टाइम से हैं और वर्मन डायनेस्टी के आखिरी किंग हुआ करते थे। ठीक है, इन्हीं के टाइम पे बहुत सारे, आप जाओगे तो उस पूरे एरिया में असम में जो खूब सारे संस्कृत वर्सेस या टेम्पल जो हैं वो इनके टाइम में बहुत ज़्यादा प्रमोट किए गए थे। तो इस रीजन में ये बेल मेटल इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुई। ये बेल मेटल इज एन एलॉय कंप्राइजेस कॉपर एंड टीन। ठीक, लेकिन अब असम में तो ना कॉपर मिलता है ना टीन मिलता है, तो इसको बाहर से इंपोर्ट किया जाता है और फिर यहाँ पे जो चीज़ें ठीक से बनाई जाती हैं, तो एक वो इंडस्ट्री भी है जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। ठीक है, सो द प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड इन टिपिकल कन्हार शाल यूनिट। कन्हार शाल क्या होती है? वो जगह होती है जहाँ पे ये सारी चीज़ें बनाई जाती है। मतलब एक समझ लो एक कॉटेज हो गया जहाँ पे ये सारी चीज़ें बनेगी, जहाँ पे ये बेल्स बनेंगे, तो उसे कन्हार शाल बोला जाता है। ठीक है, ऑफ एंड कन्हार शाल कंप्राइजेस 5 to 6 आर्टिसन। जो हेड होता है इसमें, द हेड आर्टिसन इन हुज हाउस द कन्हार शाल इज लोकेटेड इज कॉल्ड ओजा कन्हार। ठीक, ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कन्हार शाल और ये सारी चीजें, ओजा कन्हार। ये ज्यादातर मेंस का आंसर के लिए एक इकोनॉमी और आर्ट और क्राफ्ट को जोड़ता हुआ एक एंगल अच्छा है, कि अगर आप इकोनॉमी के आंसर्स में, अपने एनवायरनमेंट के आंसर में एक आर्टिस्टिक या एक आर्ट एंड क्राफ्ट वाला एंगल डाल पाओ वो तो अच्छा ही। साथ में इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स हैं इस वाली मैगजीन में जो आपके आर्ट एंड कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस मैगजीन को उस पर्सपेक्टिव से भी देखने की ज़रूरत है। तो जो हेड आर्टिसन है उसे ओझा कन्हार बोला जाता है, एंड असिस्टेंट्स आर कॉल्ड कन्हार। जो 5-6 लोग होते हैं उनमें से जो बाकी 5 लोग होते हैं उन सबको कन्हार बोला जाता है। ठीक है,
ये इस तरीके से दिखते हैं कुछ ये जो बेल मेटल्स हैं। इसमें कुछ ताल है, ये बोटा है जिसमें शायद ये वो है जिसमें दीप वगैरह जलाया जाता है। ये कान्ही एंड बाटी है, ये थाली है, अलग अलग बाटी इज बाउल वगैरह, ठीक। और ये वो सिंबल्स वगैरह जो पूजा वगैरह के दौरान जिनका यूज हुआ हुआ करता है, ठीक है। तो the bell metal products have a wide variety covering as many as 108 items. Some of these are कान्ही, बाटी, बोटा एंड ताल। कान्ही मतलब आपके सामने ही है तो मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूँ कि ये एग्जैक्टली दिखते कैसे हैं। जैसे ताल के लिए द सिंबल्स ऑफ सेवरल वेराइटीज आर यूज्ड एज रिलीजियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। गाना बजाने के वक्त में इसका ऐसे भजने के लिए या भजन भजने के लिए कई बार इसका यूज होता है, और इसी तरीके से बहुत सारी चीजें ये भी हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल मार्केट, इस ये जो बेल मार्केट है इसका पोटेंशियल क्या है, उसके साथ साथ एक यहाँ पे एक प्रीलिम्स का टिडबिट भी है आपके लिए, या एक इम्पॉर्टेंट प्रीलिम्स का फैक्ट भी है कि पुष्प कन्हार जी जो हैं, he was a master bell metal artisan, played a significant role in राय मिल पीजेंट अपराइजिंग। राय मिल पीजेंट अपराइजिंग जो हुई थी उसमें इनका इंपॉर्टेंट रोल था, 1994 में प्ले किया। नाम था पुष्प कन्हार। एंड अगेंस्ट किस लिए किया गया था ये पूरा रिवोल्ट या अपराइजिंग क्यों हुई थी? अगेंस्ट द इंक्रीज्ड लैंड टैक्स बाय द ब्रिटिशर्स। ही इंट्रोड्यूस्ड जेल कान्ही एंड जेल बाटी। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। प्रीलिम्स के लिए शायद पूछ लें या ये पूछ लें कि ये पुष्प कन्हार कौन थे, ठीक है। उसके बाद पोटेंशियल मार्केट, इस पूरी चीज की, ये जो पूरी बेल मार्केट है इसका पोटेंशियल क्या है? तो एसएमईज हाउसहोल्ड आर प्रोमिनेंट कंज्यूमर्स ऑफ द बेल मेटल प्रोडक्ट्स। ये एसएमईज घरों में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है पूजा और इन सारी चीजों में। Besides the demand of religious and traditional handmade bell items in Arunachal Pradesh and Sikkim, there is also a big market for sarthebari in several nearby countries, ठीक। सिर्फ असम में और नॉर्थ ईस्ट के अलग स्टेट्स में नहीं, बाकी साउथ ईस्ट एशिया के बहुत सारी स्टेट्स में भी, बहुत सारे कंट्रीज में भी ये बेल मेटल जो है वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है। The Buddhist monasteries and temples in Bhutan, Myanmar, Thailand, Sri Lanka, Nepal require several musical instruments and symbols and their utensils। जो हमने पीछे symbols वगैरह की बात की थी, तो वो सारी चीजें यहाँ से एक्सपोर्ट होती है। और वही यही चीज जो किंग जो वर्मन डायनेस्टी के आखिरी किंग थे, प्रिंस, उनके टाइम से जो चीजें शुरू हुई इवेंचुअली अब वो चीजों को एक्सपोर्ट करने में वही ट्रेडिशन जो चलता हुआ आया, तो वही जो पुराना क्राफ्ट था वो आज दूसरी कंट्रीज में अपने इन बेल मेटल्स को एक्सपोर्ट करके उस इकोनॉमी को काफी ज्यादा अच्छा कर रहा है। सो कंक्लूजन, देयर इज अ स्कोप ऑफ कवरिंग Assam's bell metal under the Act East policy, but achieving the target without institutional support is difficult, and overall policy providing health security, institutional finance support and training and bridging the marketing gaps can bring positive changes। तो ये सारी चीजें हैं और ये सारे कीवर्ड्स हैं जो आप अपने वैसे भी आंसर्स में लिख सकते हो कि कुछ हेल्थ सिक्योरिटीज हो, थोड़ा इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल सपोर्ट हो, ट्रेनिंग हो, मार्केट के बीच में जो गैप है उस मार्केट के गैप को अगर ब्रिज किया जा सके तो उससे पॉजिटिव चेंज आ सकता है। The government of Assam's measures like common facility center, sales tax and loan waivers can be a suitable way forward। अगर असम गवर्नमेंट ये सारी चीजों पे ध्यान दे सके तो, ठीक। लास्ट चैप्टर किस चीज के बारे में है? हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, उसके प्रमोशन और उसके डेवलपमेंट के बारे में है। The history of Indian craft and art is as ancient as Indus Valley civilization and has been evolving since the growth of the civilization। जैसे हमने बात की, चीज़ें तो वहीं से शुरू हो गई थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक टाइम से एम्ब्रॉयडरी साड़ीज, डाई साड़ीज, यहीं सब से चीज़ें शुरू हो गई थी। With the ages, India has assimilated diverse cultures and deployed as stronger and more resilient country। ठीक, धीरे धीरे इंडिया बहुत ज़्यादा रिजिलियंट और स्ट्रॉन्ग कंट्री बनता रहा। कुछ लोकल फैक्टर्स होते हैं जो ऐसी चीजें डेवलप होती है ना, तो उसमें लोकल फैक्टर्स बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लोकल फैक्टर्स हैव प्लेड अ वाइटल रोल इन डेवलपिंग डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स इन इंडिया। या यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि औरंगाबाद में क्ले पोट्री बनती है, काफी ज्यादा फेमस है, और उस विलेज नियर गोरखपुर यूपी, एंड हैज ग्रोन ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर क्ले। रीजन ये है, ये इतना फेमस इसलिए है यूपी का औरंगाबाद क्ले पोइट्री के लिए क्योंकि यहाँ पे इस पर्टिकुलर टाइप की क्ले मिलती है। ठीक, उसी तरीके से जो कांजी वर्मन साड़ी होती है उस पर जो मोटिव्स बने होते हैं ना, वो उस तरीके के बने होते हैं जो वहाँ के आसपास के टेम्पल हैं उनसे इंस्पायर्ड होते हैं। या जामदारी साड़ीज हो, कोटा दोरिया हो, पैठानी साड़ीज हो, ये सारी चीजें अपने लोकल फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस्ड है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है जहाँ आसपास बनते हैं। या जैसे
ये बैंगल मेकिंग लेकर ज्वेलरी जो है राजस्थान की, वो इसीलिए है क्योंकि वहाँ पे लेकर प्रोड्यूस किया जाता है। साउथ इंडिया में फर्नीचर मेकिंग इसलिए होती है क्योंकि वहां पे सैंडलवुड बहुत इजीली मिलता है। पश्मीना इज अ गोट वूल फैब्रिक प्रोडक्ट फ्रॉम लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। क्यों? क्योंकि वहां पे जो गोट है पश्मीना, वो यहीं पे जिस गोट से निकाला जाता है वूल, वो यहीं पे इन्हीं जगहों पे मिलती है। तो इसलिए लोकल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हालांकि ये ब्रिटिश एरा की जब बात होगी और जब हम इकोनॉमिक, जब आप अपना मॉडर्न हिस्ट्री का आंसर लिखो या जो भी ऐसी चीज़ों को लिखो, तो उसमें एक आर्ट या क्राफ्ट का एंगल डालने के लिए द पोजीशन ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा, किस तरीके से उसका पोजीशन खराब होता गया, declined during the British rule due to the absence of patterns of craft and commercial pursuits of the government. गवर्नमेंट इन्हें अपनी चीजों के लिए, अपने फायदे के लिए यूज करती रही, और ना जो लोग इसको सपोर्ट करते थे, जो लोग इन्हें इसमें ट्रेड करते थे, इनके ऊपर अपना जीवन व्यापन करते थे, उसे कोई सपोर्ट नहीं मिलता था। इसके बाद भी ये सर्वाइव इसलिए हो पाया बिकॉज ऑफ द लोकल नीड्स एंड लोकल सपोर्ट। जैसे ब्रासवेयर वॉज यूज इन रिलीजियस सेरेमनीज वॉज अ लोकल नीड। जो ब्रासवेयर इसमें लोकल सेरेमनीज में यूज होता है, वो लोगों ने अपने घरों में यूज करते रहा, उसका डिमांड रही तो वो बनता रहा। फिलिग्री एंड बिड्री वर्क वॉज सपोर्टेड बाय द एलीट एंड द सर्वाइविंग रॉयल फैमिलीज। जो सर्वाइविंग रॉयल फैमिलीज थी, उन्होंने इसको सपोर्ट किया। सम ऑफ द आर्ट्स वर प्रिजर्व ड्यू टू द पैशन ऑफ द फैमिलीज, लाइक सालवी फैमिलीज ऑफ पाटन प्रिजर्व द पटोला साड़ीज। ये रही पटोला साड़ीज, गुजरात पाटन में मिलती हैं। ये जो जहाँ पे ये फोटोज लगी हैं और इसके साथ साथ ये जो इमेज, ये नाम है, एक बार आप देख लो कि कई बार इमेजेस के नीचे की चीज़ें डायरेक्टली पूछ ली जाती हैं। तो मधुबनी पेंटिंग फ्रॉम बिहार, बहुत जब टीना डाबी जी बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी IAS बनने के बाद, तो ये मधुबनी पेंटिंग भी उनके साथ फेमस हो गई थी क्योंकि वो मधुबनी पेंटिंग्स करती थी। फुलकरी एम्ब्रॉयडरी पंजाब से, बैम्बू हैंडीक्राफ्ट नॉर्थ ईस्ट से, पश्मीना कानी शॉल, मूगा साड़ी फ्रॉम आसाम, पैठानी साड़ी फ्रॉम महाराष्ट्र। ठीक, तो ये नाम एक बार याद रखना। एक बार और प्रीलिम्स में एक बार इन साड़ीज पे और इन चीज़ों पे एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2019 में क्वेश्चन आया था शायद ही। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेना आप लोग। सो द हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट सेक्टर इज एन अनऑर्गेनाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड इंडस्ट्री, बट in rural areas and in the rural areas of the country. But to boost the sector, many initiatives are taken to standardize the products like handloom mark, silk mark, India handloom brand to indicate quality certification. With this support, the handloom and handicraft sector are gradually become self-reliant. धीरे धीरे इन सारी सपोर्ट्स के चक्कर में जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो ज़्यादा बेहतर होगी। इवेंचुअली इंडिया का क्राफ्ट बेहतर होगा। जो चीज़ें भाई, जो कई बार मैं बोल चुका हूँ कि जो चीज़ें हमारी रगों में हैं, जो चीज़ें हमें जनरेशन से पास होती हुई आई हैं, उसकी तरफ मुड़ जाना, या कई बार जो बोला जाता है एग्रीकल्चर या इन सारी चीज़ों की तरफ की जो रूट्स की तरफ मुड़ जाना, वो ज़्यादा एक तरीके से एक अच्छा एंगल प्रोवाइड कर सकता है इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए, एक्सपोर्ट के लिए। और जो हमारे आइडिया हैं, चाहे वो $5 ट्रिलियन की इकॉनमी हो, तो उससे इसको बूस्ट मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, इस सारी चीज़ों को बूस्ट मिलेगा। और ये सारी चीज़ें किस तरीके से हो सकती है, बस अपने रूट्स की तरफ थोड़ा ध्यान ज़्यादा देके एक ऑर्गेनाइज तरीके से, चाहे वो ODOP हो कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, या इस तरीके की चीज़ें कि कॉटेजेस में किस तरीके से जो आसाम के बेल्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, वो कैसे बाहर जाके एक्सपोर्ट होते हैं। तो इस बेसिस पे हम कैसे बाकी स्टेट्स को, चाहे वो केरला के आसपास के कोई ऐसा केरला का स्टेट या साउथ इंडिया का कोई ऐसा कोस्टल स्टेट जो अगल बगल के स्टेट्स को अपनी ज़रूरतें पूरी करवाए और आसपास की रीजन्स में, आसपास की कंट्रीज में भी वहाँ पे एक्सपोर्ट हो सके, उस क्राफ्ट को मद्देनजर रखते हुए। तो इस तरीके से करके शायद हमारी इकोनॉमी और सोशो इकोनॉमिक कल्चर, जो सोशो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड है इंडिया का, वो भी बेहतर तरीके से ऊपर हो। आई होप ये जो मई की पूरी मैगजीन है हमने 2 पार्ट्स में कवर किया, आप लोगों को ठीक तरीके से समझ आई। मिलते हैं अगली वीडियो एनालिसिस में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।